जय हिंद साथियों। देखिए फिर से आपके सामने हाजिर है लेकर एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। और आज की क्लास में हम 27 जनवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में हुए मैथ के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ ये मत समझिएगा कि PYQ प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, बल्कि आने वाला जो एनटीपीसी का एग्जाम है ना मेरे दोस्त, उन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हर एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो मैं जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा या फिर ट्रिक्स, उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक, मैथ और रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, काफ़ी है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए। ठीक, बाकी आपको समय समय पर आपको गाइड करते रहता हूँ। देखिए स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में छूट गया था, उसी का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ रेलवे में नहीं, देखिए SSC CGL में भी पूछा जाता है। बोल रहा 200 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल है ना, कुछ नंबर के बीच बोलेगा इतना से विभाज्य है, तो कितना टोटल नंबर होगा वो। तो देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ बहुत सारा तरीका मैं आप बताऊंगा, जो आपको तरीका अच्छा लगे उसको आप रख लीजिएगा। जैसे कि 200 से 1000 के बीच बोल रहा है ना, तो 200 से 1000 के बीच हम लिख लेंगे। तो इन दोनों के बीच का गैप का नंबर हम यदि चेक करें तो कितना आएगा, तो बोलिएगा 800 नंबर आएगा। टोटल 800 संख्याएं होगी। अब क्या करना है, इसी 800 संख्या को 7 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए जो भी भागफल आएगा ना मेरे दोस्त, जो भी भागफल आएगा, पहले देख लेते हैं क्या आएगा। 7 एकम 7, 1 7 एकम 7, 3 7 एकम 7, कितना होगा 1 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, यानी 114 आया। बाकी रिमाइंडर कितना बचा है, 2, उससे मतलब नहीं है। ठीक, अब देखिए जो इसका भागफल आएगा ना, वही उतना ही नंबर जो है 7 से डिविजिबल होगा, यानी 7 से विभाज्य होगा। ठीक है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 114 संख्याएं जो होगी, जो 200 से 1000 के बीच होगी, जो 7 से विभाजित होगी पूर्णतः। ठीक, अब देखिए ये एक तरीका होगा। अब दूसरा तरीका भी बता देते हैं। मान लेते हैं 1 से लेके 1000 तक संख्याएं, ठीक है ना, 1000 तक संख्याएं को यदि हम 7 से डिविजिबल देखेंगे, कौन कौन सी संख्याएं में कितनी संख्याएं हैं, तो फिर वही करेंगे प्रोसेस। इन दोनों के बीच कितना है, 1000 संख्या है ना, तो 1000 को 7 से डिवाइड करिएगा ना, तो कितना आएगा मेरे दोस्त, बोलिएगा 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 2 7 दूना 14, 6 आता है। रिमाइंडर नहीं रखना, भागफल को लिखना। अब देखिए हम 1 से 1000 के बीच निकाले ना कि कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित है। अब लेकिन बोल रहा है 200 से 1000 के बीच, तो हम यदि 1 से लेके 200 तक की संख्याओं को घटा लेंगे मेरे दोस्त, तब बाकी संख्या जो 200 से 1000 के बीच निकल जाएगा ना। तो 200 से 1 से लेकर 200 तक की कितनी संख्याएं होगी जो 7 से डिवाइड होगी, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 दूना 14, 7 8 56, 28 आ गया। यहाँ से लेकर 1 से लेकर 200 तक 28 संख्याएं होगी जो 7 से विभाजित होगी, और 1 से लेकर 1000 तक की संख्याएं जो 142 होगी जो 7 से डिवाइड होगी। लेकिन हमको 200 से 1000 के बीच पूछना, तो इधर वाला घटा देंगे, तो इधर वाला घटा देंगे, 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 114 आ जाएगा। आ गया ना, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तरीका 2 है। हालांकि यही तरीका आपको अपनाना है, और जो सबसे बेसिक तरीका है जो रामबाण के लिए काम करेगा वो मैं बता देता हूँ, उसको हमेशा याद रखना, भूलना नहीं। ठीक, मैं इसको मिटा देता हूँ इसको मिटा देता हूँ। ठीक, अब देखिए क्या करना है ना, देखिए 200 से स्टार्ट यदि संख्या करते हैं तो पहला नंबर, पहला 200 हो, है ना। अब देखिए पहला यहाँ पर क्या, ये 200 संख्या 7 से डिवाइड हो रही है, तो बोलिएगा 7 एकम 7 दूना 14, 7 8 56, 4 7 42। ये क्या, यदि 202 लेते हैं तो क्या 7 से डिवाइड होता है, 7 दूना 14, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 6 आ जाएगा, नहीं आ रहा, 7 9 63, 3 आ रहा, यानी 203 पहली संख्याएं होगी जो 7 से विभाजित होगी 7 दूना 14, 6 7 9 63। अब देखिए 203 आ गया, आप लिख देते हैं 203 पहली संख्याएं होगी। फिर अगला 210 होगा, फिर इसी तरीके से 7 7 जोड़ते रहिए, 217 होगा। उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, 1000 के बीच बोल रहा ना, तो 1000 तो 7 से डिवाइड होगी नहीं होगी ना। तो देखते हैं यदि 900 कुछ लेते हैं, 997 लेते हैं, तो क्या होगा, 7 से डिवाइड करते हैं
7 एकम 7, 2 7 28, 1, हाँ 994 आ रहा, ठीक है ना। डिवाइड करके देखिए कौन सी इसके नजदीक यानी इससे कम जो है, कम से कम जो है ना वो 7 से विभाजित होती है। तो 994 संख्या जो है वो 7 से डिवाइड हो रही है। 7 एकम 7, 2 7 28, 1 7 में 14। अब देखिए 994 पहला पद देखिए ये क्या हुआ, ये है T1 है, ये T2। अब एपी में आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, समांतर श्रेणी वो बता रहे हैं। अब ये जो होगा वो Tn होगा यानी लास्ट टर्म होगा। तो A बराबर दिया हुआ ये मेरे दोस्त A का मान क्या हो जाएगा, 203 हो जाएगा ना 203, A बराबर 203। डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर 7 हो जाएगा, क्योंकि पहला दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, ठीक ना। अब Tn बराबर कितना दिया हुआ है लास्ट टर्म मेरे दोस्त, 994 दिया हुआ, ठीक ना। अब देखिए इन 203 से लेकर 994 तक कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है, तो यानी n का मान पूछ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। तो Tn बराबर फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ये बेसिक तरीका है जो आपको पता होना चाहिए। Tn का मान कितना है 994 है, बराबर A का मान कितना है 203 लिखें, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7 है, ठीक है ना। यहाँ पर n A की जगह 203 होगा, n का मान ही निकालना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना संख्या है। तो अब देखिए 203 घटा देंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 791। अब इसको 7 से डिवाइड मार देंगे ना, 7 से डिवाइड मारिए तो ये 7 से डिवाइड मार दे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 63 91, 113 बराबर n माइनस 1 बचेगा ना। तो n बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, n बराबर 114 आ रहा है, 113 प्लस 1 114 आ रहा ना। सेम हर एक प्रोसेस में वही आंसर आ रहा है, क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए एक क्वेश्चन बताए हैं, स्टार्टिंग में हो सकता है टाइम लग गया हो, लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना, प्रेशर इतना रहता है कि एक मेथड यदि आप करके जाइएगा हो सकता है भूल जाए, भगवान भरोसे कुछ भी हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन भूल जाते हैं, वहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हर तरीके से मैं आपको बता दूंगा, जो आपको रेलिवेंट लगे, जो अच्छा लगे, जो आपको समझ आए उसको ले लीजिए। लेकिन मेरा सजेशन है कि बेसिक जो आपके पास ब्रह्मास्त्र है जिसको रामबाण बोलते हैं उसको जरूर अपने पास रखिए भाई, कि कभी भी फेल होगा ट्रिक मानते हैं, लेकिन ये तो मेरा बेसिक रहेगा ना, हम तो बना कर आएंगे। फाइनली हमको चाहिए क्या, क्वेश्चन बनकर आए, ठीक ना, 1 नंबर लेकर आए, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा साथियों, समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए एक और सवाल आ गया है, बोल रहा पुरुषों के एक समूह ने 10 दिन में एक कार्य पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि समूह के शेष सदस्यों ने कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया तो पूछ रहा कि पुरुषों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी स्टार्टिंग में कितने पुरुष थे। तो देखिए बोल रहा पुरुषों के एक समूह ने 10 दिन में कार्य पूरा करने का निर्णय लिया। मान लेते हैं उस पुरुषों के समूह में टोटल x पुरुष थे और ये x पुरुष काम को 10 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया, तो 10x गुने 10 कर देंगे, पता है ना m1 और d1 h1 का फॉर्मूला लगेगा, ठीक ना। तो x पुरुषों का समूह है जो 10 दिन में काम पूरा करने का निर्णय लिया। अब बोल रहा कि उनमें से 5 अनुपस्थित रहे, तो 5 अनुपस्थित रहे मतलब टोटल पहले x था पुरुष, तब 5 अनुपस्थित रहेगा तो x माइनस 5 पुरुष काम करेगा, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि समूह के शेष सदस्यों ने, तो समूह के शेष सदस्य कौन हो, यही तो होगा, 5 वो अनुपस्थित रहा तो बचा कौन, यही तो है ना, x माइनस 5। यही बोल रहा कि 12 दिन में काम पूरा कर लिया, तो इसको हम 12 दिन में काम इतना पुरुष पूरा कर लेता है जो कि यही काम पूरा इसको करना है, ठीक है ना। बस हो गया कहानी खत्म। अब देखिए क्या हो जाएगा, 10x बराबर 12x माइनस 60 हो जाएगा, उधर हो जाएगा 2x बराबर 60, x बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 30 हो जाएगा। और आपसे पूछ क्या रहा था, पुरुषों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। पुरुषों की मूल संख्या क्या माने थे, x ही तो माने थे कि समूह में टोटल x पुरुष हैं, ठीक है ना। तो x का मान कितना आ गया 30 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक और सवाल है, और ये पिछले ही जब प्रीवियस ईयर पेपर करवाएं तो उसी में देखिए ऐसा सवाल आया था, इसीलिए बोलते हैं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, बहुत ही रिपीट करता है मेरे भाई। बोल रहा एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 11,025 वर्ग मीटर है, उस भूखंड के चारों ओर 85 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने की लागत ज्ञात कीजिए, ये पूछना।
देखिए ऐसा सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं ना कि क्या निकालें, क्षेत्रफल निकालें या परिमाप निकालें। आपको डिसाइड करना पूछ क्या रहा, बोल रहा लागत क्या है, पहले ये देखना। लागत है 85 रुपये प्रति मीटर, यानी प्रति मीटर का मतलब हर 1 मीटर में 85 रुपये उसको लागत बैठ रहा। तो प्रति मीटर है, यहाँ पर मीटर किस में होगा, परिमाप में ही होगा। यदि प्रति मीटर स्क्वायर पूछता, प्रति वर्ग मीटर, तब जाके क्षेत्रफल निकालते, ठीक है ना। इस यूनिट पर ध्यान देना। यदि वर्ग मीटर दिया रहेगा तो एरिया निकालना है हमको और मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ठीक ना। और मीटर सिर्फ दिया रहेगा तो परिमाप निकालना और 85 से मल्टीप्लाई करना। सच बताऊं तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त, बस देखते ही हम डायरेक्ट कर देंगे। देखिए जो भी होगा हमको पता है परिमाप होगा, परिमाप होगा तो उसको 85 से मल्टीप्लाई होगा ना, परिमाप निकलेगा और ये तो 85 से फिक्स है कि मल्टीप्लाई होगा। देखिए 85 का इसका फैक्टर करके 17 और 5 तो सभी का फैक्टर है, 5 से सभी डिवाइड हो रहा। 17 का देख लीजिए कोई है तो 17 का देखिएगा मेरे दोस्त, एक दिखता 17 दूना 34, एक नहीं आ रहा, 17 का मल्टीपल खत्म कर दो। ये 17 का मल्टीपल है, नहीं है मेरे दोस्त, ये खत्म कर दो। ये 17 का मल्टीपल है, नहीं है, ये भी खत्म कर दो मेरे भाई। तो बचता ऑप्शन कौन सा, डी। इसको देखिए 17 से मल्टीपल है 17 का, 17 दूना 34, एक 17 कम 17 है ना मेरे दोस्त, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्कर निकल जाना, ठीक है ना, टाइम बचाने के लिए बताएं, बाकी तरीका भी बता रहे हैं, ठीक। अब देखिए वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी ए स्क्वायर का मान दिया हुआ है, यानी एरिया का स्क्वायर जो दिया हुआ कितना 11,025 है। अब 11,025 जो है ये एरिया है, तो इसका भुजा क्या हो जाएगा इस वर्गाकार भूखंड का, तो ए बराबर इसका अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट 11,025 कर देंगे। अब 11,025 किसका हो जाएगा मेरे दोस्त, 4। हाँ किसका स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर रूट, तो 100 का करते हैं तो कितना होता है 10,000 होता है, तो 105 का करेंगे स्क्वायर तो इतना आएगा ना, 105 का करेंगे, यानी ए बराबर जो होगा मेरे दोस्त 105, यानी साइड आ गया 105। अब बोल रहा है कि इसके भूखंड के चारों ओर, ये वर्गाकार जो भूखंड होगा ना मेरे दोस्त, ये वर्गाकार भूखंड, इसके और बड़ा बना देते हैं, ये वर्गाकार जो भूखंड होगा ना मेरे दोस्त, इसके चारों ओर प्रति मीटर की दर 85 रुपये लग रहा, यानी चारों ओर जब 1 मीटर लगाएंगे ना, 1 मीटर हम ये क्या है चारों प्रति मीटर दर से तार लगा, 1 मीटर तार लगाएंगे तो 85 रुपया बैठेगा। तो टोटल हमको लगाना कितना है, ये टोटल यानी इसका परिमाप के बराबर, परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, भुजा कितना है 105, उसके बाद प्रति मीटर लगा रहे हैं तो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 85 से कर देंगे। देखिए आता है कि नहीं इतना, ये करेंगे 420 आ जाएगा और ये 85 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई आप इसको करिएगा मेरे दोस्त, तो 2 जीरो आ रहा है लास्ट में, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, मैं कर देता हूँ, ठीक ना। 85 गुने 42, 85 दूना 170, 25 को सुनना बाकी 2, 832 2 34, देखिए 0 7 5 3 और एक 0 और आएगा, तो 35,700 आ रहा ना, तो यहाँ पर लिख देना 35,700 रुपया आ जाएगा, ठीक है ना, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया ना, हर तरीके से बता दिए, ध्यान देना, एरिया कहाँ निकालना है, परिमाप कहाँ निकालना है, ठीक है ना। तो प्रति मीटर है परिमाप, चाहे जो आयत रहे वर्ग रहे, और प्रति वर्ग मीटर ये मीटर स्क्वायर बोलेगा तो आपको एरिया निकाल के मल्टीप्लाई कर देना। और सबसे चालाकी क्या है, यहाँ पर ही हमको क्या करना है 85 से फाइनली मल्टीप्लाई करना, 85 का मल्टीपल देख लिए, एक ऑप्शन मिल गया, उसके बाद काहे हम करेंगे कैलकुलेशन, टाइम दूसरे क्वेश्चन में लगाइए, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल आ गया है, और इस सवाल को भी हम पिछले क्लास में किए हैं। बोल रहा उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप यानी पेरीमीटर जो है 116 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 42 सेंटीमीटर। देखिए आपसे पूछ क्या रहा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए आपको हर तरीके से बताएंगे, फिगर के माध्यम से भी और ट्री के माध्यम से। ये समचतुर्भुज है और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल जो होता है मेरे दोस्त 1/2 गुने d1 गुने d2, मतलब 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, d1 मतलब डायगोनल फर्स्ट, d2 मतलब डायगोनल सेकेंड। अब देखिए 1/2 है, d1 हमको दिया हुआ है, एक विकर्ण की लंबाई 42 है, ठीक है ना। अब दूसरा विकर्ण की लंबाई हमको नहीं पता है,
ठीक ना, और ना ही निकालेंगे, छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए, कसम खा लीजिए हमको नहीं निकालना, ऐसे ही बनाना। तो कैसे बनाइएगा, देखिए अब ये 2 से कट जाएगा 21 बार में मेरे दोस्त, और जो 21 गुना होगा D2 के साथ, D2 जो भी नंबर आएगा उसके साथ 21 मल्टीप्लाई होगा ना। तो 21 का मल्टीपल कोई देख लीजिए, उसके बाद यही मल्टीप्लाई होगा, एरिया आएगा, क्षेत्रफल। तो 21 का मल्टीपल देखिए क्या कोई ऑप्शन में है, 21 का मतलब 7 और 3, या फिर डायरेक्ट 21 का आप देख लीजिए, जो आपको सहूलियत लगे। तो देखिए 21 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ऑप्शन एलिमिनेट। या क्या 21 का मल्टीपल है, हो सकता है आंसर, आगे भी चेक करेंगे, हो सकता है और रहे 21 का मल्टीपल। देखिए क्या है, 810 से 21 का मल्टीपल है, नहीं है तो खत्म कहानी। 3 और 7 भी दोनों देख सकते हैं, 3 का है लेकिन 7 का नहीं है, दोनों हमको चाहिए, तो ये भी खत्म, ऑप्शन नंबर डी भी खत्म हो गया मेरे भाई। 21 का ये भी मल्टीपल नहीं बचता है, ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 21 का मल्टीपल है ना, तो आपको यही टेक्निक अपनाना एग्जाम हॉल में, ठीक है ना, बाकी स्टूडेंट से आगे निकलने के लिए, क्योंकि टाइम बचाना। ठीक, ये हुआ ट्रिकी लॉजिकल। अब बेसिक भी बता दो, हो सकता है कि इसका और मिल जाता ऑप्शन, तो क्या तो बनाना पड़ता। चलिए वही बनाएंगे। अब देखिए सम चतुर्भुज थोड़ा सा बना लेते हैं बढ़िया से, ठीक ना। सम चतुर्भुज में आपको कुछ पता होना चाहिए, कंडीशन जो है वो बता रहे हैं, अब लिख लीजिएगा यदि नहीं पता होगा तो, ठीक है ना। जैसे कि सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं जो है आपस में बराबर होती है और एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है ना, एक दूसरे के सामने सामने वाली, मतलब जैसे ए बी समांतर डीसी होगा और बीसी समांतर एडी होगा, ठीक, और सभी बराबर होगा। और इसका जो विकर्ण होगा ना मेरे दोस्त, इसका विकर्ण यानी डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, समकोण पर काटती है, ठीक है ना, समकोण बनाती है, और एक दूसरे को 2 बराबर भागों में भी बांटती है विकर्ण, ठीक ना। ये एसी विकर्ण है ना, इन बीडी विकर्ण को 2 बराबर भाग में बांट दिया, तो 90 डिग्री पर काटता है, ये सभी 90 डिग्री पर काटता है। और ये दिया हुआ है, इसका देखिए परिमाप, यानी सम चतुर्भुज का परिमाप, यानी चारों भुजाओं का सम दिया हुआ है, यानी 4a बराबर कितना है, 116 दिया हुआ है। तो a बराबर निकालेंगे तो 29 आ जाएगा, तो a बराबर 29, ये आ जाएगा, ये भी 29 आ जाएगा, ये भी 29, ये भी 29। देखिए इतना नहीं करते, लेकिन बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स भाई बहन बेचारे जिनको बेसिक भी नहीं पता, उनके लिए भी कम से कम सबको सांस लेकर चलना है ना, है कि नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जिनको पता है उनको भी कम से कम सीखने दीजिए। अब देखिए ये 29 आ गया, बोल रहा है एक विकर्ण की लंबाई 42 है। तो अभी हम क्या बोले, विकर्ण 2 बराबर भागों में बांटती है एक दूसरे को, तो मान लेते हैं विकर्ण बीडी का लंबाई 42 है, तो ये 21 होगा, ये भी 21 होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा ना, यहाँ नाम दे दीजिए, ओ नाम दे दीजिए। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज ए ओ बी, ये 21 है, ये 29 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ट्रिपलेट के माध्यम से होता है ना ये। या तो फिर देखिए 29 के स्क्वायर घटाइए माइनस 21 के स्क्वायर के अंडर रूट करिए, वो कितना हो जाएगा, 841 माइनस 441 कितना आएगा, रूट 400 आएगा मेरे दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये 20 आ जाएगा, तो ये भी तो 20 यू होगा ना। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 इंटू पहला विकर्ण 42 गुने दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा, 20 + 20 40, टोटल विकर्ण लेंगे ना, तो 40 ये हो जाएगा, तो 21 बार में काट दिए, 21 गुने 4 कितना आएगा, 884 आ जाएगा, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया ना मेरे दोस्त, वही समझ में आया तो कमेंट में बोलिए हाँ समझ आया। देखिए एक और सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस का, बहुत ही सिंपल है। बोल रहा है एक खेल के मैदान में 15 मीटर और 30 मीटर ऊंचे 2 खंभे बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं, ठीक। यदि उनके 5 बिंदुओं के बीच की दूरी 36 मीटर है, तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी पूछ रहा क्या होगा। तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस जो भी क्वेश्चन आता है उसमें फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए जितना जल्दी हो सके, उसके बाद कोई दम नहीं रहता, ये फिगर पर ही आधारित टॉपिक है, ठीक ना। तो देखिए 2 खंभा है, एक खंभा है 15 मीटर का और दूसरा जो है ना वो इसके डबल है, जस्ट 30 मीटर का, ठीक है ना। और जो भी ये समतल होगा जमीन पर ही, दोनों का बॉटम पॉइंट जो है 5 बिंदु जमीन पर ही होगा, तो ये जमीन है, ठीक। और बोल रहा हूँ उनके 5 बिंदुओं के बीच की दूरी जो है ना वो 36 मीटर है, तो 36 मीटर हम लिख लिए। पहला का कितना ऊंचाई है, पहले का 15 है, दूसरे का कितना है 30 है, ठीक ना। अब बोल रहा हूँ उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो इनके शीर्ष, इस खंभे का शीर्ष ये है और इस खंभे का शीर्ष क्या होगा मेरे दोस्त, ये है, यही दोनों के शीर्ष के बीच की दूरी पूछ रहा है क्या होगा।
तो नहीं निकलेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से मिलाएंगे, ठीक। तो ये 36 है, ये 36 है तो क्या हो जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा। ये 15 है तो ये कितना होगा, ये भी 15 होगा। ये टोटल 30 है तो ये कितना बचेगा, 15 बचेगा। अब देखिए ये 15 है, ये 36 है, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं निकलेगा। ये 90 डिग्री यहाँ होता है, पता है ना, 90 डिग्री। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट कर दीजिए 36 के स्क्वायर प्लस कितना का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं, 3 गुने 5, 3 गुने 12 हो जाता है। देखिए इसको हम डायरेक्ट ये पाइथागोरस यूज करने के बजाय डायरेक्ट हम कर देते हैं 3 गुने 5, इसको लिख सकते हैं ना। इसको हम क्या करेंगे, 3 गुने 12 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ट्रिपलेट के माध्यम से एक 12 होता है, एक 5 होता है, तो दूसरा ये कर्म कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। तो 13 हम आंख मूंद के लिख देंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा में 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बस 39 हो जाएगा। सीधी सी बात 39 हो जाएगा। तो 39 मीटर का जो है ना डिस्टेंस होगा इन दोनों खंभे के जो बॉटम टॉप पॉइंट है ना उसके बीच। अब नहीं तो देखिए 39 आ गया, यही टेक्निक अपनाना, यही लॉजिक, ठीक है ना। पाइथागोरस का है, इतना स्क्वायर करिएगा फिर स्क्वायर रूट निकालिएगा, इतना झमेला नहीं करना। और हो सकता है झमेला कर भी दिए और ये पता नहीं है, देखिए बता रहे हैं तरीका। ये असल में क्या होगा, यूनिट डिजिट 36 का स्क्वायर 6 होगा, प्लस ये कितना होगा मेरे दोस्त, 5 के स्क्वायर यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 होगा। यानी जो है यूनिट डिजिट 1 आ रहा होगा लास्ट में, तो 1 किसका होगा, स्क्वायर रूट या तो 1 होगा या फिर 9 का होगा। देखिए 1 किसी का है, 1 41 है और 9 दोनों है। यहाँ पर क्या होगा ना, फंस जाइएगा। हमको लगा कि एक ही ऑप्शन मिलेगा 39 ही, लेकिन देखिए 41 भी आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर बहुत ऐसा आएगा क्वेश्चन जिसको आप है ना इस यूनिट डिजिट के माध्यम से जो है ना फंस जाइएगा। इसीलिए बोलते हैं हर तरीके से नॉलेज ले लीजिए और जानिए, ठीक है ना। हमको लगा एक ही बार में हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, निकाल भी सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका बताएं ये ध्यान रखना, ठीक ना। यदि रहता है एक ही ऑप्शन, मान लेते यहाँ 42 कर देते, तरीका बताएं ये, ठीक है ना, ये तरीका बताएं। यूनिट यहाँ 2 आ गया, दोनों मिल गया, तब ना फंस गए, तब तो निकालना ही पड़ेगा। और नहीं मिलता, मान लिया जी यही 39 ही रहता है, यहाँ 42 रहता है, 41 की जगह ये 1 नहीं रहता यूनिट, तब ये मार के निकल जाते हैं ना। तो इस तरीके से करना। साथियों देखिए एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है, बोल रहा कि 5 से विभाजित 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच कितनी संख्याएं हैं। ये असल में क्वेश्चन जो है ना, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि उसी के जैसा क्वेश्चन है। देखिए सोचते हैं इसमें 5 से विभाज्य होने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो संख्या होती है ना उसके यूनिट डिजिट या तो 5 हो या फिर एक 0 हो, ठीक है ना। वो संख्याएं 5 से डिविजिबल होती है, ठीक। तो हमको 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है पहले। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमको पता है कि 999 होता है, लेकिन हमको चाहिए क्या कि 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या 999 5 से डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा मेरे भाई। इसके नजदीक जस्ट क्या होगा, 995 होगा, जो कि क्या होगा 5 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। अब ये तो ठीक है, 995 आ गया। आगे बोल रहा और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, वो भी 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 9999 होती है ना। तो क्या ये 5 से डिवाइड है, तो 5 से डिवाइड ये भी नहीं है मेरे दोस्त, नहीं है ना, ये भी नहीं है। तो अब क्या है, तो 9995 ही होगा जो 5 से डिवाइड होगा। इसके पीछे आएगा 9990, लेकिन हमको बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है ना। तो बड़ी से बड़ी संख्या इसी के आसपास देखिए, आगे जाइएगा तो 5 अंकों की बन जाएगी, 10,000 बन जाएगा ना। तो 10,000 क्या होगा, 5 अंक की संख्या हो गया ना, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये 5 से डिविजिबल है। अब बोल रहा कितनी संख्याएं इन दोनों के बीच लाई करती है मेरे दोस्त, जो 5 से डिविजिबल है। आ गया ना पहला क्वेश्चन पर ही, 9995 और 995 के बीच कितनी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है। सबसे पहले देख लेंगे कितनी संख्या है, पहला क्वेश्चन इसी तरीके से नहीं है। तो कितनी संख्या है मेरे दोस्त, तो 9995 में से 995 घटाइएगा, मैं लिख देता हूँ 9995 माइनस 995 कितना आ जाएगा आपका, 9000 आएगा। 9000 आएगा ना, आएगा ना। अब ये 9000 संख्याएं इसके बीच है जो 5 से
डिवाइड होने वाली है उसको क्या करेंगे हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 9000 नंबर है, 9000 संख्या है, 5 से डिवाइड होगी कितनी संख्याएं बचेगी, तो 1800 संख्याएं होगी मेरे दोस्त, जो कि 5 से डिवाइड होगी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन है, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का है लेकिन बहुत ही सिंपल है। बोल रहा है जिस समय 8 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया की लंबाई 14 मीटर होती है, उसी समय एक बिजली के खंभे की छाया की लंबाई 28 मीटर होती है, तो पूछ रहा खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए 8 मीटर ऊंचे पेड़ की बना लेते हैं, ये 8 मीटर ऊंचा पेड़ है, ठीक है ना, और इसके छाया की लंबाई कितना है 14 मीटर होती है, तो इसका जो छाया बनेगा इधर ही बनेगा, इधर ही बनेगा, या इधर भी बना सकते हैं, तो ये है जो है वो 14 मीटर की है। ठीक ना, अब बोल रहा कि उसी समय एक बिजली के खंभे की छाया की लंबाई, उसी समय एक बिजली के खंभा है, मान लेते हैं ये बिजली के खंभा है, इसकी छाया की लंबाई 28 मीटर होती है, यानी ये 28 मीटर होती है, तो बिजली की ऊंचाई क्या है उस खंभे की। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, छाया क्या की लंबाई क्या थी 14 मीटर है, अब यहाँ पर क्या हो गया 28 मीटर हो गया, इसका डबल हो गया ना मेरे दोस्त, इसका डबल हो गया छाया की लंबाई, तो इसका जो बिजली के खंभा की लंबाई है ये भी इसका डबल हो जाएगा, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 8 × 2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 16 हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जब भी ऐसा सवाल रहे यही लॉजिक अपनाइएगा और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक, देखिए एक और सवाल है रेशियो का है, बोल रहा है यदि 9x और 49 समान अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, ये 4 नंबर दे दिया गया है और बोल रहा है कि समान अनुपात में है, मतलब स्टार्टिंग की जो 2 नंबर है 9x और लास्ट के जो 2 नंबर है ये दोनों जो है एक दूसरे के समानुपात है, यानी 9/x जो का रेशियो जो होगा ना वही होगा आखिरी के 2 नंबर का रेशियो, यानी x/49 के बराबर। ठीक है ना, तो अब मल्टीप्लाई करिएगा तो x² बराबर कितना हो जाएगा 49 × 9 हो जाएगा, तो x बराबर निकालिएगा तो यह क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 49 × 9 हो जाएगा, तो इसका 7 आ जाएगा और इसका बाहर 3 आ जाएगा, मतलब कि 21 आ जाएगा, और x का मान आपसे पूछ रहा जो कि आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इस सवाल को करने के लिए आपको मैं जो चीज बताऊंगा ना उसको आप लिख लीजिएगा, अपने दीवार में चिपका लीजिएगा जहां पढ़ते हैं, बहुत काम की चीज बताने वाला है। यदि x बराबर √3 + 1/√3 - 1 और y बराबर √3 - 1/√3 + 1 है, तो पूछ रहा x² + y² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो भी बच्चे जिनको पता नहीं है वो इसको क्या करेंगे डायरेक्ट स्क्वायर करने लग जाएंगे, इतना नहीं करना मेरे दोस्त, बहुत कैलकुलेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। अब मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, उसको ध्यान रखना। यदि कोई x बराबर √a + √b रहेगा बटे √a - √b रहेगा, ठीक है ना, तो इसको जो है ना और यदि a - b बराबर 2 रहेगा मेरे दोस्त, ध्यान रखना a - b रूट के अंदर जो संख्याएं रहेगी उन दोनों के बीच का अंतर यदि 2 रहेगा तो ये चीज इतना लिखने के बजाय x बराबर डायरेक्ट लिख देना a + b/2 + √ab लिख देना, ठीक है ना, a + b/2 + √ab लिख देना। अभी देखिए इसका इंपॉर्टेंट क्या है ना वो बताएंगे। और y बराबर दिया हुआ है, y बराबर यदि √a - √b रहेगा बटे √a + √b रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें भी वही, यदि a - b बराबर जो है ना वो 2 रहेगा तो क्या करना है, इतना लिखने के बजाय डायरेक्ट आपको क्या कर देना है x + y/2 - √ab लिखना, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए ऊपर में प्लस है तो यहाँ प्लस रखें, ठीक है ना, प्लस रखें हर जगह, ऊपर में माइनस है तो यहाँ सिर्फ माइनस रखें, बाकी x + y/2 या a + b/2 होगा, यहाँ पर a + b/2 कर देना, ठीक है ना, बढ़िया से a होगा और ये जो होगा मेरे दोस्त वो b होगा, ठीक है ना, और ये माइनस कर देना, ऊपर में माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, ऊपर में प्लस है तो यहाँ प्लस होगा। अब देखिए
और डिफरेंस होना चाहिए a माइनस बी बराबर 2 होना चाहिए, रूट के अंदर का जो नंबर उसका डिफरेंस, ठीक है ना। अब देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पर x बराबर रूट ए प्लस रूट बी का फॉर्म है। अब देखिए रूट 1 को रूट 1 भी लिख सकते हैं ना, तो 3 माइनस 1 कितना आ रहा, 2 आ रहा, अंतर हो रहा, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। रूट ए प्लस बी बटे रूट ए माइनस बी है ना। अब इसको हम इतना लिखने के बजाय जो है ना क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, अभी क्या बताए थे कि लिखना है इतना a प्लस बी बाई 2, तो a प्लस बी बाई 2 क्या होगा, रूट के अंदर a है, a की जगह 3 हो जाएगा, रूट के अंदर 1 है तो 3 प्लस 1 4 बटे 2 बराबर 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस रूट ए बी का मान क्या होगा, रूट तो है ही इंटू ए इंटू बी, 3 इंटू 1 3 ही हो जाएगा। ये अब मानिए x बराबर इतना है, ये भूल जाइए, ठीक। अब देखिए y बराबर जो है मेरे दोस्त, y बराबर क्या हो जाएगा, तो जस्ट ये इसका रिवर्स है ना चीज, तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, इसका रिवर्स क्या होगा 2 माइनस रूट 3 होगा, इस पर बैठाइए, देखिए 2 माइनस सिर्फ हो जाएगा, वही हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, समझ में आया। अब देखिए कुछ लोग बोलिएगा सर हम तो यहाँ रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, परिमेयकरण भी, मेरे दोस्त ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, रेशनलाइजेशन जब करिएगा ना और लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन, इसीलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कोई चीज, ठीक है ना। मैं इस चीज से गुजरा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, कहाँ आप फंसीएगा, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा वही देंगे और कम से कम आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप थोड़ा देर के लिए भूल जाइए ये दोनों की कोई ऐसा चीज दिया हुआ, आप मानिए एक्स बराबर इतना वाई बराबर इतना दिया होगा, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर भी कुछ लड़का क्या करेंगे, एक्स का मान इतना धरेंगे, वाई का मान इतना, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, मत करना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यदि इन दोनों को जोड़ेंगे ए प्लस बी यही होगा ना, एक्स प्लस वाई, तो ये रूट थ्री कैंसिल, 2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू ए बी होता है, ए बी का मान 1 होगा, देखिए यहाँ से भी ए बी का मान 1 होगा, दोनों गुना करिए, डायगोनली कट जाता है ना, तो 1 होगा, 2 इंटू 1 बस हो गया, खत्म कहानी। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 16 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज और देखिए, जब कोई टर्म दिया रहेगा x बराबर इतना और ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ना, और कभी कभी हो सकता है दे देगा x इंटू वाई बराबर 1 दे देगा, तो y का मान तो क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है, तो ये y क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स आएगा ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 ही आता है, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा रहता है, ठीक है ना। x बराबर जो होता है 1 बटे वाई होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही पूछा जाता है, इसीलिए हो सकता है वीडियो ये थोड़ा सा लंबा चला गया हो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लेकिन आपको पूरा चीज सिखाना था, ठीक। जब भी ऐसा रहे तो x इंटू वाई का मान भी 1 होता है, ये भी कंडीशन फॉलो करेगा, कर जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, दोनों को कट जाता है, ठीक। देखिए एक और बहुत ही रिपीटेड सवाल है, और इसको एसएससी भी पूछती है बार बार और रेलवे भी। बोल रहा 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड बाद बदलती है। यदि ये सभी बत्तियां 8:20 एक साथ बदलती है, यानी 8:20 पर एक साथ बदलती है, तो फिर ये दोबारा किस समय बदलेगी, ये आपको बताना है। तो देखिए ऐसा सवाल जब भी रहे, ट्रैफिक लाइट की जो बत्तियां दे दी जाएगी, तो सबसे पहले माइंड में आपका एक ही चीज आना चाहिए, वो है कि जितना भी समय के बाद बदल रही है ना, इन सभी समय का एलसीएम ले लेना, ठीक है ना। कैसे एलसीएम क्यों लेते हैं, एचसीएफ क्यों नहीं लेते, वो भी बता रहे हैं। मान लेते हैं 2 ट्रैफिक लाइट है, ए है और बी है, ठीक है ना। यदि मैं बोलूँ पहला ट्रैफिक लाइट ए जो है 3 मिनट के बाद या 3 सेकंड के बाद बदलती है, और दूसरा जो है ना वो 4 सेकंड के बाद बदलती है, तो हम यदि आपसे पूछे ये दोनों अगला बार एक साथ कब बदलेगी, तो बोलिएगा इन दोनों का एलसीएम जो लेंगे, यानी 12 जो होगा उसी समय एक साथ बदलेगी, क्योंकि ये पहला लाइट 4 बार बदल चुकी होगी तब तक, और ये दूसरा लाइट जो है 3 बार बदल चुकी होगी, तब जाकर ये सेम 12 सेकंड या 12 मिनट के बाद जो है मिलेगी, ठीक है ना, एक साथ बदलेगी। बस एलसीएम आपको लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 48, 72 और 108 का जो है ना वो एलसीएम ले लेना है मेरे दोस्त। तो इन तीनों का एलसीएम आपको पता होना चाहिए कितना होगा आपका, ये 48 और 72 का 144 आता है, तो 12 गुने 12, 12 गुने 9 आएगा, ये कितना आ जाएगा 36, 36 गुने 12 कितना आएगा 360,
और 72, 2 तेरे 3 432, ठीक है ना। क्या 432 एलसीएम आ रहा है ना? ठीक है, मान लेते हैं 432 एलसीएम आ रहा है, ठीक ना। हाँ, 432 ही आएगा। यदि ये बोल रहा कि यदि ये बत्तियां 8:20 में बदलती है तो ठीक है, 8:20 में पहली बार जो है ना वो तीनों बदलती है। अब देखिए क्या है ना, 432 सेकेंड के बाद, सेकेंड है ना, तो 432 सेकेंड के बाद ये तीनों बत्ती एक साथ बदलेगी ना। तो ये 32 सेकेंड है ना, 432 सेकेंड, हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिनट में बदलना है। तो आंसर जो लाना है घंटा और प्लस मिनट में दिया हो, बाकी सेकेंड में वो बचा खुचा रहेगा, आ जाएगा। अब देखिए इसको आप यदि करिएगा तो काटिएगा कितना आ जाएगा, 6 सती 42, यानी 7 घंटा 6 सती 42, 7 घंटा 12 मिनट, यही 7 मिनट 1 मिनट, ये सेकंड है ना, तो मिनट हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकंड होगा। नहीं समझ में आया? 6 सती 42, 420 तो ऐसे हो गया, प्लस 12 बचा है ना, 12 सेकंड ही बचेगा, इसको मिनट में बदल दिए। 7 मिनट 12 सेकंड के बाद यानी तीनों सेम बार क्या होगा, जलेगा, ठीक है ना, बदलेगा। अब देखिए पहला बार 8:20 में बदलता है, तो दूसरा बार जस्ट इसके 7 मिनट 12 सेकंड के बाद बदलेगा। तो 7 मिनट इसमें जोड़ देते हैं, 7 मिनट जो है वो 12 सेकंड, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये घंटा में तो 8 घंटा ही रहेगा, और 20 मिनट ये है, 7 मिनट 27 मिनट मेरे दोस्त, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 12 सेकंड। क्या ऑप्शन है कोई? 8:27 12 सेकंड है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से बनाना मेरे दोस्त। इस सवाल में यदि फिर भी समझ नहीं आया, कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, पेज क्वेश्चन नंबर 10 नहीं समझ आया, ठीक है ना, बढ़िया से बताएंगे अगला बार यदि आएगा। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही अच्छा सवाल है, हालांकि लंबा चौड़ा है, और इस तरीके के सवाल देखकर डरना नहीं है मेरे भाई, लड़ना सिखाते हैं आपको, लड़ना सीखिए। हो सकता है पहला बार यदि मॉक टेस्ट दे रहे हैं एग्जाम हॉल में तो ना बने, लेकिन इसको जो है मार्क कर लेना और दोबारा कोशिश करना, इसको बना कर आना। और असल में इसमें कोई दम नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, कूल माइंड के साथ सोचना, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आराम से जिसे जिसे बोल रहा है उसी से करना, बन जाएगा, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है ना। बोल रहा है देखिए, लवली अपने प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करती है, जबकि बंटी जो है अपने प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है, ठीक। उन्हें पता चलता है कि उनके लाभों का अंतर 100 रुपया है। यदि उन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है और दोनों को 25% लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा कितना होगा। विक्रय मूल्य बराबर है दोनों का, तो विक्रय मूल्य दोनों का सेम ही होगा। तो आप देखिए कुछ हो सकता नहीं पता है, लेकिन हम कुछ डाटा के माध्यम से जो जहां तक संभव होता है वहां तक करते हैं। देखिए दो व्यक्ति, एक लवली है और दूसरा जो है वो है बंटी है, ठीक है ना। बोल रहा देखिए दोनों को 25% लाभ होता है, और बंटी को जो है ना मेरे दोस्त, ये लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। तो बंटी का यदि हम कॉस्ट प्राइस 100 मान लेंगे तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका 25% इस पर लाभ कमा रहा है, नहीं 125 रुपया हो जाएगा सेलिंग प्राइस, हो जाएगा ना। बंटी क्या करता है, क्रय मूल्य पर ही में अपना गणना करता है, लाभ करता है, क्रय मूल्य पर करिए 25% लाभ होता है, और 25% लाभ बोल रहा होना चाहिए, तो 25% लाभ हो रहा। अब इसको लाभ कितना रुपया हो रहा, 25 रुपये का हो रहा, रहने दीजिए। आगे है लाभों का अंतर, वही लाभों का अंतर इसीलिए निकाल लिए पहले 25, बंटी को 25 रुपये का लाभ हो रहा। अब बोल रहा है कि दोनों को 25% का लाभ होता है और दोनों का विक्रय मूल्य जो है वो बराबर है। तो देखिए विक्रय मूल्य मान लेते हैं, लवली का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमको नहीं पता, लेकिन विक्रय मूल्य इसका सेलिंग प्राइस पता है, दोनों का बराबर है, ठीक है ना। इसका 125 है तो इसका भी 125 है, तो 125 ठीक है, लेकिन जो लाभ हो रहा है इसको लवली को, ये विक्रय मूल्य पर हो रहा, कितना हो रहा, 25% विक्रय मूल्य पर हो रहा। तो विक्रय मूल्य इसका 125 का 25% निकालेंगे तो 1/4 होगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त, अब ये क्या हुआ, लाभ हो रहा, असल में लाभ क्या है, ये लाभ जो हो रहा, यही तो लाभ क्या है, 25, यही लाभ हो रहा, और यहाँ इसका लाभ कितना हो रहा है, 125 का 1/4 हो रहा। इन दोनों के लाभ के बीच का अंतर ही 100 रुपया दिया हुआ, समझ में आया। तो इन दोनों के बीच का अंतर हम कर देंगे 125/4
-25 कर देंगे, जो कि कितना के बराबर है, 100 के बराबर। समझ में आया। अब एलसीएम लीजिएगा, 125 माइनस 100 कितना होगा, 25/4 बराबर 100 आ जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, नहीं तो आप 25 बराबर कर दीजिए, 25 बराबर 400। पूछ क्या रहा, विक्रय मूल्य कितना है, 125। 125 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ क्या किए हैं, 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 2000 रुपया आ जाएगा। समझ में आया, बता रहे हैं आपको, हो सकता है कहाँ समझ में नहीं आया हो, यहाँ तक तो क्लियर है ना, यहाँ समझ नहीं आया होगा, हो सकता है। देखिए बोल रहा कि दोनों को 25% लाभ होता है, लेकिन लवली को जो है ना मेरे दोस्त, वो विक्रय मूल्य पर बोल रहा गणना करती है, तब जाकर उसको 25% लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है, इसका भी विक्रय मूल्य 125, तो इसका भी विक्रय मूल्य 125 होगा, तो इस पर 25% लाभ कमाएगा, 25% ही लाभ कमाएगा, मतलब 125/4 रुपये का लाभ होगा। और इसका लाभ और इसका लाभ, इन दोनों के लाभ का अंतर दिया हुआ 100 रुपया। तो पूछ रहा विक्रय मूल्य दोनों का क्या होगा, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, 125 का वैल्यू पूछ रहा, तो 125 का वैल्यू नहीं निकलेगा, 2000 होगा। फिर भी नहीं समझ आया, कमेंट बॉक्स में बोलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 समझ नहीं आया। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है एक तार को 22 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के रूप में रखा गया है। यदि उसी तार को एक वृत्त के रूप में रखा जाए तो इस प्रकार बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर पाई का मान ध्यान रखिएगा 22/7 लेना, ठीक। और यदि नहीं बोलता तो भी 22/7 लेते, ठीक। जब तक ना पाई का मान 3.14 बोले तब तक नहीं लेना, 22/7 ही लेना। अब देखिए एक तार है, इसको वर्गाकार क्षेत्र के रूप में रखा गया जाता है, ठीक है। तो ये वर्गाकार, इसका क्षेत्रफल कितना है, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी एरिया जो है ए स्क्वायर का मान दिया हुआ मेरे दोस्त 22 दिया हुआ, वर्ग के भुजा मान लेते हैं ए। तो देखिए अब इसको क्या किया गया, इसी वर्ग को जो है वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया। तो जो वर्ग का परिमाप होगा मेरे दोस्त, वही वृत्त का ही परिमाप होगा ना। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा 4 इंटू ए होता है। तो 4 इंटू ए का मान पहले निकाल दीजिए, √22 आ जाएगा ना। अब इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए बराबर 4√22 हो जाएगा, ठीक। अब यही जो बराबर हो जाएगा किसके, इस वृत्त के परिमाप के। मान लीजिए ये रस्सी है, ठीक है ना, ये रस्सी को ही, वर्गाकार रस्सी है तो इसको वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया। तो जो रस्सी ये है वही रस्सी ये है, यानी इसका जो परिमाप है यही परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 पाई का मान 22/7 इंटू r, ठीक। इतना रहने दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 11 बार में कट जाएगा। समझ में आया, देखिए 22 44, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 11 आएगा। तो r बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 7√22/11 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, r बराबर 7√22/11, ठीक। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना होगा, 22/7 इंटू r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 गुने 7, फिर ये 22 हो जाएगा, √22 का स्क्वायर करेंगे 22 होगा, बटे ये 11 गुने 11 होगा, ठीक है ना, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर इसका कर रहे हैं 11 गुना 11। अब देखिए 7 7 कैंसिल, अब देखिए 11 दूना 22, फिर इसको 11 दूना 22 करेंगे, ठीक है ना। अब क्या क्या बचा ऊपर, 2 7 और 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 7 गुने 2 हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 28 आ जाएगा, ठीक है ना। 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। देखिए हो सकता है हैंड राइटिंग बहुत ही गंदा है, ठंड के कारण थोड़ा अच्छा से चल नहीं पा रहा, ठीक। साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आज के क्लास का लास्ट सवाल है। और जो भी छात्र शुरू से लेके अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका यदि पसंद आया तो, ठीक है ना। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि लास्ट तक देखें, किन किन लोगों ने लास्ट तक वीडियो को देखा, जिससे हमको पता लगेगा कितने लोग जेन्यून में देखते हैं जो मैं तरीका बताता हूँ, जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ। और इसका इंपॉर्टेंस मेरे भाई आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा देखने को, आप बस पैसेंस के साथ देखिए और जो चीज़ें बताते हैं उतना ही करिए, ठीक। दिया हुआ यदि px³ + x² - 2x - q x - 1 और x + 1 से पूर्णतः विभाज्य है, तो पूछ रहा p और q का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है,
ये इसका जो है x माइनस वन और x प्लस टू दोनों से विभाज्य है, तो x माइनस वन से यदि विभाज्य होगा तो x माइनस वन बराबर जीरो कर देना, और x प्लस वन से विभाज्य हो रहा है मेरे भाई, इसके बराबर भी जीरो पुट कर देना। तो x बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, यहाँ से भी निकालिए x बराबर माइनस वन आ जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन में जो है ना, इस इक्वेशन में x का मान बैठा देना और जीरो के बराबर पुट कर देना। तो p इंटू वन के क्यूब वन हो जाएगा, प्लस वन के स्क्वायर वन हो जाएगा, माइनस टू इंटू वन माइनस क्यू बराबर जीरो कर देना। अब देखिए यहाँ हो जाएगा p माइनस क्यू बराबर वन हो जाएगा। समझ में आएगा ये कैसे किए, देखिए p माइनस क्यू, ये वन माइनस टू माइनस वन होता है, उधर लेकर चले गए जीरो के उस साइड, वन कर दिए प्लस में। इसको एक इक्वेशन फर्स्ट मान लेना मेरे दोस्त। अब जो है इस बार x बराबर माइनस वन करना पुट, ठीक है ना, x बराबर मैं लिख देता हूँ, x बराबर वन करना पुट और x बराबर माइनस वन करना पुट। तो कितना हो जाएगा, p इंटू माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन के स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस क्यूब बराबर जीरो कर देना, ठीक है ना। देखिए शॉर्ट इसका भी फॉर्म में बताऊंगा, लेकिन उस शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा है ना आप धोखा खा जाइएगा, इसीलिए नहीं बता रहे हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा तो माइनस पी हो जाएगा, माइनस पी, ये कितना हो जाएगा, प्लस वन ही रहेगा, फिर ये कितना हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, उधर आ जाएगा आपका p प्लस क्यू बराबर थ्री आ जाएगा। समझ में आया, देखिए माइनस पी को उधर कर दिया, माइनस क्यू को भी उधर कर दिया, तो क्या होगा, प्लस पी हो जाएगा, उधर जाएगा फिर प्लस क्यू बराबर ये थ्री इधर ही रहेगा, तो थ्री कर दिया। अब इक्वेशन सेकेंड ये हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वेशन सेकेंड। अब वन और टू को सोल्व करिएगा, देखिए p माइनस p प्लस क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, थ्री दिया हुआ है, p माइनस क्यू बराबर वन दिया हुआ है, तो p बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए तो दो हो जाएगा, और p माइनस क्यू बराबर वन है तो p q का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, इन दोनों को घटा के आधा कर दीजिए तो वन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, तो p का मान दो और q का मान वन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अब जो तरीका बता रहे हैं जिसको में आप धोखा खा जाइएगा, वो तरीका ये है कि आप x बराबर वन पुट कर लीजिए, पहले ये वो भूल जाइए कि थोड़ा देर के लिए वो भी दिया हुआ, x बराबर वन पुट करिएगा ना मेरे दोस्त, तो क्या आएगा, p माइनस क्यू बराबर वन आएगा। अब यहाँ से ऑप्शन के अनुसार p और q का जो मान दिया हो इसमें भी पुट कर दीजिए, इसमें पुट करिएगा टू माइनस वन आएगा, p माइनस क्यू की जगह टू माइनस वन बराबर वन आ रहा है, वन बराबर वन आ रहा है, या फिर यहाँ पर रखिएगा इधर वन ले आइएगा, टू माइनस वन बराबर जीरो आ रहा, सेटिस्फाई कर रहा। लेकिन अब यदि आप इस ऑप्शन पर जाइएगा, कौन सा ऑप्शन है, वन माइनस टू, जीरो माइनस वन, एक और ऑप्शन है वन माइनस, हाँ अब इस ऑप्शन पर जाइएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी पर p बराबर वन रखिएगा, q बराबर जीरो रखिएगा, वन माइनस जीरो वन, वन बराबर वन आ रहा ना, आ रहा ना, ये भी सेटिस्फाई कर रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, आप धोखा खा जाइएगा। इसीलिए आपको ऑप्शन मेथड हम नहीं बता रहे थे, कम से कम सोल्व कर लीजिए। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आएगा जो ऑप्शन के माध्यम से भी लगेगा कि नहीं दो ऑप्शन मिल रहा, तो उसमें बनाने में ही उचित है मेरे दोस्त, मैं यही सजेशन दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ही ले लीजिए, 20 सेकेंड, 100% एक्यूरेसी लेकर आइए, ठीक। रहने देते हैं आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 तक किया, और अगला क्लास जो होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 25 तक करेंगे, और पूरी तरीके से ये जो है 27 जनवरी 2021 का जो सेकंड शिफ्ट का जितना भी मैथ का क्वेश्चन था एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर का, उन सभी क्वेश्चन को पूरी तरीके से समाप्त कर लेंगे, ठीक है ना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।